आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा क्या है? समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार से होता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम। तो हम पहला आज पढ़ेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ेंगे। ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? इसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ता है और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है। और यह क्रम चलता रहता है। क्रम निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसको आप लोग नोट करते रहेंगे। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं R1, R2, R3 जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो उनका हम तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए
माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 है जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस प्रकार से जुड़े हैं। इसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास इस प्रकार से ये प्रतिरोधक है। पहला प्रतिरोधक R1 है, दूसरा प्रतिरोधक R2 है और तीसरा प्रतिरोधक R3 है। ये श्रेणी क्रम में एक दूसरे से जुड़ोगे। ठीक, तो जब इसमें धारा विद्युत धारा बहती है तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसमें जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग। इस सिरे से इस सिरे के बीच में जो विभवांतर होगा V1, V2, V3, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान रहता है जबकि विभवांतर बदलता रहता है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान, धारा यानी I का मान क्या होता है? समान रहता है और विभवांतर का मान बदलता रहता है। तो देख लीजिए, पहले प्रतिरोधक के लिए अगर विभवांतर V1 हो, दूसरे प्रतिरोधक के लिए विभवांतर V2, तीसरे प्रतिरोधक के लिए विभवांतर V3, इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। जोड़ देते हैं, एक बैटरी बना देते हैं। इस बैटरी इसको हम जोड़ देते हैं, है ना। तो हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से ओम के नियम से आप क्या जानते हैं? V इक्वल टू होता है I/R। तो भैया ये बताइए V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2। और V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R3। हम क्या देंगे? यदि पूरे परिपथ का कुल विभवांतर भी हो, कुल विभवांतर क्या होगा? V है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 मान लेते हैं और 1, 2, 3 से समीकरण 4 में V1, V2, V3 की वैल्यू रख देते हैं। हमें क्या मिलता है? यहाँ पर देख लेते हैं। हमें मिल जाएगा V इक्वल टू I/R1, V इक्वल टू I/R1 प्लस I/R2 I/R2 प्लस I/R3। I/R3। तो हम देख रहे हैं V इक्वल टू हो गया। देखो I सब में समान है ना? यस सर। इसको कॉमन कर लेते हैं। I कॉमन हो गया तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, लेकिन हम क्या जानते हैं? ओम के लिए हम क्या जानते हैं? V इक्वल टू क्या होता है? I/R। तो V की वैल्यू यहाँ से हम रख दें। यस सर। हमें मिल जाएगा I/R इक्वल टू
क्या हो जाएगा आई R1 प्लस R2 प्लस R3। भैया देखिए आई को कैंसिल कर दिया तो R इक्वल टू मिल गया हमें क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि 3 या 3 से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि 3 से अधिक प्रतिरोध होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 जन प्रतिरोध है तो RN हो जाएगा। समझ में आया? नोट कर लीजिए।